जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए अंकित भाटी सर वाली जो एसएससी जीडी की नई हिंदी की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और उसका जो हम आज चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है हमारे का विशेषण और अव्यय। तो जल्दी से सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए मेरे भाई, यहाँ से अब हम चलते हैं आज की वीडियो के पास। सबसे पहला है विशेषण। बच्चे, यहाँ से विशेषण की परिभाषा देखो क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना बच्चे। जो विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण और जिसकी बताई जाती है वो होता है विशेष्य। ठीक है, चलिए आगे है। अर्थात शब्दों में विशेषण ऐसे विकारी शब्द हैं जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हर हाल में। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे शेर। आगे देखो यहाँ से क्या, विशेषण से संज्ञा का, देखो विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है। इसके प्रयोग में जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है। जैसे कुत्ता, संज्ञा से कुत्ता जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला कुत्ता कहने से केवल काले कुत्ते का बोध होता है, सभी तरह के कुत्तों का नहीं। यहाँ काला जो है विशेषण है और कुत्ता क्या है बच्चे, संज्ञा की व्यापकता सीमित मर्यादित हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है संज्ञा के साथ नमक सा संज्ञा के साथ नामक, सा, रूपी, संबंधी आदि शब्द प्रयुक्त करके विशेषण बनाया जाता है। जैसे फूल सा शरीर है बच्चे, कैसा, फूल सा। आगे है कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे है विशेषण का उपयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो विशेषण के भेद। विशेषण के भेद की अगर मैं बात कर लूं तो क्या है, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले विशेषण के पास। सबसे पहला विशेषण है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो देखो इसमें क्या है, निजवाचक और पुरुषवाचक संज्ञा, जिसमें निजवाचक में मैं होता है, पुरुषवाचक में तू के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी सर्वनाम है ये, सर्वनाम अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चे क्या है, जब निजवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तू के अतिरिक्त अन्य कोई भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, पूर्व में आ जाए, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे है वह नौकर नहीं आया। तो बच्चे यहाँ से देखो क्या है, उपर्युक्त उदाहरणों में आदमी और नौकर संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में यह और वह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन? यह और वह। आगे है गुणवाचक की बात कर लें तो जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि रूप का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। कुछ मुख्य रूप निम्नलिखित आए हुए हैं, देखो क्या है। जैसे स्थान, बच्चे स्थान में आएगा उजाड़ आएगा, देशी आएगा, क्षेत्रीय आएगा, अस्मी आएगा, भारतीय आएगा, स्थानीय आएगा, चौरस आएगा, बाहरी आएगा, ऊपरी आएगा, पूर्वी आएगा, ढांचा आएगा, पक्षियां आएगा, पक्षियां आएगा और क्या आएगा बच्चे, बायां आएगा, भीतरी आदि ये आएंगे। अगर रंग की बात कर लें तो रंग काला, लाल, नीला, हरा, बैंगनी, सुनहरा, धुंधला, फीका आदि आएंगे। अगर काल की बात कर लें तो पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, प्राचीन, अगला आदि काल भी आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दशा या अवस्था की बात कर लें, गरीबी, उद्यमी, दुबला, पिघला, गीला, रोगी, पालतू, घना आदि आएगा। और यहाँ से आकार की बात कर लें तो सुडौल, चौड़ा, समान, गोल, तिरछा, नुकीला, लंबा आदि आएगा। बच्चे आगे चल के यहाँ से गुण देखते हैं तो बुरा, भला, उचित, सच्चा, शांत, सीधा, दुष्ट, न्यायी, पापी आदि आएगा। और यहाँ से अगर विचार की बात कर लें तो मेरे शेर गुणवाचक विशेषण में सादृश्य वाचक पद जोड़कर गुणों को कम या सीमित भी किया जा सकता है। जैसे
चलते हैं कैसे, मतलब जैसे हम कह दें छोटा सा, बड़ी सी, पतला सा आदि। अब देखो क्या है संख्यावाचक, बच्चे संख्यावाचक विशेषण, यहां से खुद ही पता चल रहा जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, 10 गुने लोग, पंचम वर्ण आदि। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। बच्चे निश्चितवाचक संख्यावाचक और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। देखो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इसमें तो खुद ही आ गया मेरे भाई, इसके अंदर खुद आएगा निश्चित, ठीक है। तो यहां निश्चित का ही पता होगा, जैसे 2 लड़के, 4 लोग, 20 रुपए आदि। अब इसका भी देखो मेरे शेर, पहला है क्रमबोधक, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसी ... हजारवा, मतलब क्रम सा आएगा। फिर है आवृत्ति बोधक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ऐसे चलता रहेगा। फिर है तीसरा समुदाय बोधक, जैसे 3, 4, 5 आदि। फिर है आगा प्रत्येक बोधक की बात कर लें तो एक, हर एक आदि आएगा। गणना बोधक की बात कर लें तो पूर्णांक बोधक आएगा, इसमें 1, 2, 9, 1000 आदि आएगा। अपूर्णांक बोधक में पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़, ऐसे करके आएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे शेर। तो दूसरे नंबर पर आ चुका आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनमें वस्तुओं की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, जैसे कई, बड़े, कितने, कम, थोड़ा आदि। आगे चलेंगे मेरे शेर। तो 4 नंबर पर है आपका परिमाणवाचक विशेषण। किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिमाण, नाप या तोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा दूध, थोड़ा घी आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या कबूतर, यहां से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो अनाज, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो आलू आदि। आगे है ख खरगोश, इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, कुछ फल, बहुत सारा धन आदि। अब देखो बच्चे विशेषण तो हमारा ये समाप्त हो लिया, आया है अव्यय। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हो, कहने का मतलब क्या, जो शब्द लिंग वचन और कारक से बिल्कुल भी परिवर्तित ना हो वो अव्यय शब्द होते हैं। शब्द रूप सदा एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी, जिनका विकार चेंज नहीं होता कहते हैं। चूंकि उनका व्यय नहीं होता अतः ये अव्यय होते हैं। जैसे सलमान धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे ऐसे ही रहेगा। तुम धीरे चलते हो, सीता धीरे चलती, मगर ये धीरे ही चेंज नहीं होने का। तो इसमें धीरे शब्द की अवस्थाओं में एक समान अव्यय है। अव्यय के भेदों की बात कर लें तो सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। सबसे पहला आ चुका है यहाँ से क्रिया बोधक, मतलब क्रिया विशेषण अव्यय, कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट या प्रदर्शित करें उन्हें जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जितेंद्र तेज दौड़ता है, राज अभी टहलता है। यहाँ क्रिया दौड़ना और टहलना की विशेषता क्रमशः तेज और किसने मेरे शेर, अभी ने बताई है। तो ये क्रिया विशेषण है। कहने का मतलब क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को भी प्रकट करते हैं। जैसे शिव कुमार बहुत धीरे चलता है। देखो क्रिया यहाँ पर चलना, क्रिया का विशेषण धीरे, और धीरे का भी विशेषण मेरे शेर क्या आ गया, आप कहेंगे बहुत। बहुत ठीक है। तो इस उदाहरण में वाक्य में बहुत जो है क्रिया विशेषण है, वहीं यही दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता प्रकट कर रहा है। आगे है क्रिया विशेषण के भेद।
अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भेद है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से स्थान और दिशा की सूचना मिलती है उन्हें स्थितिवाचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है मेरे शेर कालवाचक विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अब, कब आदि। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुका है क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इससे परिमाण का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है? परिमाण का बोध होता है। जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अति, तो इसका क्या होगा? अधिकता बोधक। जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, इसका होगा न्यूनता बोधक। बस, काफी, ठीक, यथेष्ट, इसका होगा पर्याप्ति बोधक। कम, अधिक, इतना, उतना, इसका होगा तुलनात्मक बोधक। थोड़ा, थोड़ा, तिल, तिल, बारी, बारी, तो ये होगा श्रेणी बोधक। आगे चौथे नंबर पर आ चुका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है, जैसे एकाएक, अचानक, जरूर, आकस्मिक, कदापि आदि। नेक्स्ट है यहाँ से संबंध बोधक। बच्चे संबंध बोधक की बात करें तो जो अव्यय, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से प्रकट या प्रदर्शित करता है वह संबंध बोधक कहलाता है। अर्थात जो संबंध का बोध कराए संबंध बोधक कहलाता है, जैसे अनुकूल, आसपास, अनुसार और आदि। यदि वाक्य में संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा, जैसे ज्ञान के बिना किसी का काम नहीं चलता, दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता। यहां से देखेंगे उपर्युक्त उदाहरण में बिना और भर संबंध बोधक हैं और इन वाक्यों में बिना शब्द ज्ञान संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से जोड़ता है। इसी तरह भर दिन को घूमना क्रियार्थक संज्ञा से जोड़ता है। नेक्स्ट आ चुका है यहाँ से संबंध बोधक के भेद। तो प्रयोग, व्युत्पत्ति और अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रयोग के अनुसार की बात कर ले तो प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा? समृद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के बाद या पीछे आते हैं समृद्ध संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आगे देखेंगे अनुबद्ध। अनुबद्ध संबंध बोधक अव्ययों की बात कर लें तो ऐसे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से व्युत्पत्ति के अनुसार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला भेद है मूल संबंध बोधक अव्यय, जिसमें बिना, पूर्वक, नाई, पर्याप्त इत्यादि आते हैं। पर्यंत है। आगे है यौगिक संबंध बोधक अव्यय, जैसे संज्ञा से अपेक्षा, मार्फत, लेखो, पलटे आदि। विशेषण से उल्टा, ऐसा, तुल्य, सामान, योग्य आदि। और क्रिया से कर, जाने, लिए, मारे, चलते आदि। और क्रिया विशेषण से भीतर, बाहर, ऊपर, पीछे, परे, यहाँ, पास आदि आ चुका है। चलिए अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय 13, इसके 13 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा दिशावाचक, तीसरा हेतुवाचक, चौथा यहाँ से मैं उल्टा पढ़ता चला गया भाई। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा साधनवाचक, पांचवा हेतुवाचक, छठा विषयवाचक, सातवां व्यतिरेक वाचक, आठवां है विनिमय वाचक और सदृश्य वाचक और विरोधवाचक, सहचार्यवाचक और तुलनात्मक वाचक या तुलनावाचक। आगे चलते हैं तो बच्चे यहाँ से सबसे पहले कालवाचक आया है। तो पहले, पूर्व, पश्चात, उपरांत, लगभग। दूसरा है स्थानवाचक में आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, भीतर, समीप, नजदीक, यहाँ, बाहर, परे, दूर। नेक्स्ट है दिशावाचक और तरफ, पार, आर पार, आसपास, प्रति। आगे है साधनवाचक की द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, बल, कर और जबानी। नेक्स्ट है हेतुवाचक, लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, मारे, चलते आदि। और नेक्स्ट है मेरे शेर यहाँ से विषयवाचक। तो बाबत, विषय, नाम, लेखे या क्या है जान, भरोसे,
आगे देखेंगे हम लोग व्यतिरेक में मेरे शेर, व्यति है शिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित। नेक्स्ट है विनिमय वाचक, पलटे, बदले, जगह, एवज। नेक्स्ट है सदृश्य वाचक, समान, तरह, भांति, बराबर, तुल्य, योग्य, योग्य के बाद क्या है लायक, सदृश्य, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखा देखी, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, मुताबिक। नेक्स्ट है विरोधवाचक, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत। और नेक्स्ट है साहचर्यवाचक, संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन और बस। नेक्स्ट है संग्रहवाचक की बात करें तो तक, लो, भर, मात्र होगा। और तुलनावाचक की बात करें अपेक्षा, आगे और सामने होगा। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो ऐसे अव्यय जो शब्दों अथवा दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं आया और वह चला गया, यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय क्योंकि मैं आया तथा वह चला गया को जोड़ता है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है, जैसे 9 और 2 11 होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं तथा इनके अपने उपभेद भी होते हैं। जैसे क्या है मेरे शेर, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, तो मुख्य वाक्य जोड़ने में सहायक पद या अव्यय अर्थात जिन अव्ययों या पदों के द्वारा मुख्यतः वाक्य जोड़े जाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके 4 उपभेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला संयोजक, व, एवं, तथा, और होगा। विभाजक, व, अथवा, या, किवा, चाहे, न, नहीं, तो ये होगा। चाहे, की होगा। आगे है विरोध बोधक, तो ये किंतु, परंतु, बल्कि, वरन, पर, लेकिन, मगर होगा। और परिणाम बोधक जो होगा सो, अतएव, इसलिए, अतः होगा। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर लूं तो जिन अव्ययों या पदों के मेल से मुख्यतः वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके 4 उपभेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 उपभेद होते हैं। पहला है करणवाचक, जो कि, इसलिए, कि, क्योंकि। उद्देश्यवाचक, की, जो, ताकि होगा। संकेतवाचक यदि, तो, कि, जो, तो, यद्यपि और तथापि होगा। चाहे, परंतु होगा। स्वरूपवाचक की बात कर लें तो अर्थात, यानी कि होगा। अब देखो यहां से हम लोग आगे चलेंगे तो यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों से भाव मतलब हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि सूचित हो पर उनका संबंध किसी विशेष पद या वाक्य से न हो, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे ये तुमने क्या किया, इसमें अरे विस्मय प्रकट कर रहा है तथा इनका अपने वाक्य या किसी पद से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है मेरे शेर यहाँ से, विस्मयादि बोधक अव्यय का व्याकरण में कोई विशेष महत्व नहीं है। इनका प्रयोग मनोभावों को तीव्रता से प्रकट करने के लिए होता है। जैसे तुम क्या करोगे, हाय तुम क्या करोगे। इसके 7 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हर्ष बोधक, जिसमें हम कहते हैं धन्य धन्य, जय, शाबाश, आहा, वाह वाह। होता आश्चर्य बोधक, जैसे हे, ए, ओहो, क्या। नेक्स्ट है स्वीकार बोधक, जी हाँ, हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा, ठीक। आगे है तिरस्कार बोधक, चुप, अरे, हट, छी। आगे है शोक बोधक, आह, हा हा, त्राही त्राही और हाय। नेक्स्ट है अनुमोदन बोधक, वाह, शाबाश, अच्छा, ठीक, हाँ हाँ। आगे चलते हैं तो क्या मेरे शेर ये है संबोधन बोधक, जिसे अरे, रे, ओहो, हे, अजी कहते हैं। अब देखो जो यहाँ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वो लगा लेते हैं। पहला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ। बच्चे नहीं हुआ की बात चल रही है। तो दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हुआ तो इसमें तो हुआ है भाई, इसमें तो हुआ है। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, ये भी हैगा। महात्मा गांधी
बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, बिल्कुल है। नाव्या के काले बाल हैं, तो मेरे शेर इसी में नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है बच्चे। विशेषण शब्द का कौन उदाहरण है, तो आप कहेंगे समाज, लेकिन नहीं, भारतीय। भारतीय क्या है, हमारी विशेषता बताता, हम कहीं विदेश में चले जाएं या नहीं, भारतीय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। बच्चे यहाँ भी नहीं की बात आई है, तो आप कहेंगे छत पर 4 सफेद कबूतर हैं, हुआ है भाई संख्यावाचक का। भाव्य का स्वभाव अच्छा, देखो स्वभाव तो संख्यावाचक की बात चल रही, तो यहाँ संख्या को नहीं दर्शाया, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ भी 4 है और यहाँ कुछ खिलाड़ी, इसका मतलब कुछ तो है, यहाँ 4 है, लेकिन स्वभाव को हम नहीं दर्शा सकते। आगे देखो क्या है, आगे है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण का उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध रूप है उत्तम अवस्था का, तो आप कहेंगे किस में है, आप कहेंगे भैया इसका स्वभाव कोमलतम है। नेक्स्ट है मेरे शेर, यहाँ से निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग यहाँ भी नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे भैया किस में नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ दिल्ली के पास जरा सा पानी है, इसका मतलब जरा तो है, अनिश्चित है, चाहे संख्यावाचक। थोड़ा दूध है, दूध भी तुलेगा, भूमि भी है, तो मेरे शेर क्या है, यह किसका खरगोश है। आगे देखो क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द, यहाँ भी नहीं बोला है, कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण नहीं है, कौन, मैं, क्योंकि मैं एक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ जो किया गया है, तो राधा के लंबे बाल हैं, बालों की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। बच्चे विशेषण का उचित प्रयोग, तो उसका घोड़ा सुंदर है, तो देखो घोड़े की विशेषता बता रही है, यहाँ तो किया गया है, तो ये ही इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है। मेरे शेर यहाँ से आपको बताना नहीं वाला, पुराना है, बिल्कुल है, दोगुना है, काला है, लेकिन आप नहीं है, तो नहीं पूछा, तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है यहाँ से कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण का उचित प्रयोग, आप कहेंगे भैया ये जो किया गया वह अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छाई बता दी, तो किसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये गुणवाचक है। नेक्स्ट है यहाँ से क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ भी नहीं की बात आ गई, तो आप कहेंगे भैया नीरज दिल्ली में रहता है, यहाँ नहीं किया है गुणवाचक का, ठीक है, गुणवाचक का नहीं किया गया है। चलिए आगे देखो क्या है, आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, किस में किया गया है, तो आप कहेंगे भैया ये किया गया है यहाँ मीठा, और कहीं नहीं है, देखो फल मीठा है। आगे चलते हैं मेरे शेर अगले सवाल के पास। सवाल है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, तो आप बताएंगे लड़ाकू। क्या है मेरे शेर, लड़ाकू। चलिए आगे देखो क्या है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ रेखांकित शब्द क्या है मेरे शेर, सुंदर तो है और वो भी बहुत सुंदर है, तो आप बताओगे भैया कि यो तो प्रविशेषण कहेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, संख्यावाचक का नहीं है, तो आप कहेंगे भैया लगातार ही नहीं है, क्योंकि दोगुना भी है, बहुत भी है, पहला भी है, ठीक है, लगातार इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट है यहाँ से कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, किस एक में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, तो मीठा फल खाओ, मेरे शेर यहाँ आया है, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी के पास। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ से क्या है, सवाल है, यहाँ से छोटा कर लेता हूं थोड़ा। सवाल है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, उपर्युक्त वाक्य में तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या होंगे, तो आप कहेंगे भैया इनके जो सही अर्थ होंगे, तब का अर्थ उस समय बिल्कुल सही है, फिर का अर्थ है दोबारा, तो मेरे शेर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण में संबंध रखता है, तो आप कहेंगे भैया जो क्रिया विशेषण में संबंध रखता है, घोड़ा बहुत तेज, बिल्कुल यही है, यही है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य
क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। बच्चे कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो वह अब धीरे धीरे चलेगा। बिल्कुल सही है कि वह अब धीरे धीरे चलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे भैया जो वाक्य रखता है सीता यहां आ रही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे संयोजक संबंध जो रखता है वो कहाँ रखता है मेरे भाई? संयोजक की बात चल रही है तो जुड़ेंगे आप, जहां आप पढ़ेंगे वहीं मैं पढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ से कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। बच्चे यहाँ आप लोगों को बताना कौन शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। तो कौन नहीं है? पुस्तक। ये क्या है? आप कहेंगे संज्ञा है। नेक्स्ट है मेरे शेर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे कौन सा वाक्य है जो संयोजन संबंध बोधक से रखता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। नेक्स्ट है देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कौन सा एक वाक्य? तो आप कहेंगे ये रखता है ऑप्शन नंबर डी, अशोक कल खेलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? यहां भी नहीं बताना है। तो आप कहेंगे भैया अब उठ भी जाओ नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेषण का तो यहाँ देखो यहाँ क्रिया ही ना है कोई भी, तो क्या है मेरे शेर? आप कहेंगे अब उठ भी जाओ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरे भाई कि किस विकल्प में पुनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण को उदाहरण को गलत है? इनमें से एक उदाहरण गलत है मेरे शेर। कौन सा गलत है? 27 नंबर का आपको बताना है। तो आप कहेंगे निकट, उस तरफ और परसों। ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि गलत पूछा। नेक्स्ट है यहाँ से देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन नहीं है? बच्चे बाएं है, ऊपर है, भीतर है लेकिन तेज नहीं है। आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है यहाँ से कि शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण शब्द क्या है? आप कहेंगे भैया अभिकारी है। क्या है? अभिकारी है। नेक्स्ट है यहाँ से कौन से विकल्प में दिया गए है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? बताओ भाई किसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, केवल, कदाचित और शायद इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट के पास चलते हैं 31 नंबर का कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? तो आप कहेंगे भैया क्या नहीं है क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण क्या ना है? क्या ही नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है या क्रिया विशेषण में संबंध रखता है? तो आप कहेंगे जो क्रिया विशेषण में संबंध रखता है वो है किशन बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, किशन बहुत तेज दौड़ता है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। तो देखो बच्चे ये जो है हमारा पूरा चैप्टर यहाँ से हो चुका है मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।